भारतीय मीडिया को तो फुर्सत नहीं है एजेंडा चलाने से। अगर भारतीय मीडिया कोई एजेंडा नहीं चलाती, अगर न्यूज़ को सही ठीक तरीके से प्रस्तुत करती, तो उनकी रैंक 161वीं रैंक नहीं आती 180 देशों में से। मैं बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। इतनी बुरी हालत है इंडियन मीडिया की। इसी को देखते हुए हमने अपने चैनल पे आपको खबर सही दिखाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। प्रोग्राम के अंदर मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दूं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम 4 सेगमेंट पे फोर पिलर में इस पूरे प्रोग्राम को डिवाइड किया गया है। 4 पिलर में हम ये समझेंगे राजनीति से लेकर के क्या पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है और पब्लिक का मूड क्या है, और एंटरटेनमेंट के साथ में कि क्या मीडिया पे आजकल ज़्यादा वायरल हो रहा है। पूरे नेट पे हमने इस चीज़ को काफ़ी सर्च किया है, जब जा करके आपके लिए कंटेंट बनाया है। पूरे वीक में जो टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ रही हैं वो आपके लिए निकाल के लाए हैं। ये 30 मिनट का ये पूरा वीडियो है और आप इसे देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा महसूस होगा। ये नहीं है कि मीडिया देखो हमारा देश का क्या करने लग रहा है, इससे हट करके कुछ ये भी न्यूज प्रकाशित होने लग रही हैं जिन पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो चलिए, तो आप तैयार हो जाइए। लेकिन इस एफर्ट के लिए अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, अगर नहीं लगे तो वीडियो को तुरंत स्किप कर सकते हैं। तो हमने इस 4 सेगमेंट में अपनी वीडियोस को डिवाइड किया है। नंबर 1 में है पॉलिटिकल रूल, दूसरे नंबर पे है पॉलिसी गोल, तीसरे नंबर पे है पब्लिक मूड, चौथे नंबर पे है पॉलिटिकल रूल के अंदर क्या हमारे पॉलिटिशियन, हमने उनको ये जिम्मेदारी दी है कि हमारे लिए अच्छी पॉलिसी बनाई है, हमने उनको चुन करके भेजा है, लेकिन वो ड्रामेबाजी क्या करने लग रहे हैं। दरअसल बात आती है इंडिया अलायंस की, जिसको जो राइट आइडियोलॉजी वाले हैं वो तो उसको इंडिया अलायंस बोलते हैं, इंडी कमंडिया गठबंधन बोलते हैं। लेकिन जब उन्होंने नाम इंडिया रखा ही है अपनी अलायंस का, तो हमको इंडिया बोलने में क्या दिक्कत है। बहुत बुरी तरह से एक तरह से भूकंप आया हुआ है, यानी कि उनके अपने जो एम्पायर बचे हुए थे सारा पूरी तरह से सिस्टम हिलने लग रहा है उनका इंडियन अलायंस का। इंडिया अलायंस जो बनाया गया था, सबसे पहले ममता बनर्जी जो बंगाल की दीदी है खेला कर देती है बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर खुला क्या होता है कि बंगाल के अंदर वो ये अनाउंसमेंट कर देती हैं कि जो उनकी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है वो अकेली चुनाव लड़ेगी पूरे बंगाल के अंदर, कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करेगी। फिर भगवंत मान जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब के अंदर अकेली चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ में पंजाब के अंदर सीट शेयरिंग नहीं करेगी। और तीसरा सबसे बड़ा हड़कंप बचाया है वो है नीतीश बाबू ने, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है ना। दरअसल ये पॉलिसी की शुरुआत होती है कि राम मंदिर के बाद में 23 तारीख को नरेंद्र मोदी ये अनाउंसमेंट करते हैं कि बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न दिया जाना है, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है। लेकिन इनकी भी मेरे को आइडियोलॉजी ये समझ में नहीं आती। पहले तो कर्पूरी ठाकुर को ये सब गालियाँ देते थे, अब गालियाँ जो आरएसएस और जो राइट विंग के पीपल्स थे, जो आदमी थे, कार्यकर्ता थे, पहले उनको गालियाँ देते थे बुरी बुरी, अब उनको भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो ये पॉलिटिकल कभी भी चेंज होती है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो व्यू ये कहते हैं कि जो 2024 में लोकसभा की इलेक्शंस होती है बिहार के अंदर काफ़ी सीट्स हैं, उनकी सीट पे ओबीसी की मेजोरिटी को बचाने के लिए, क्योंकि 2/3 आबादी ओबीसी की है बिहार के अंदर, उसको अपना वोट बैंक बनाने के लिए एक तरह से पॉलिटिकल मोहर के रूप में यूज करने के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, चैनल पर आप देख सकते हैं, वो काफ़ी डिटेल वीडियो है, आपको अच्छी लगी तो देख सकते हैं। दरअसल यहीं से शुरुआत होती है, लेकिन नीतीश कुमार फुल फॉर्म में आ जाते हैं, थैंक यू बोल देते हैं नरेंद्र मोदी को और डायरेक्ट अटैक कर देते हैं आरजेडी, कांग्रेस और सारी सपा समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति पे आ जाते हैं। पीछे एडजस्ट हो जाइए अंकल। हाँ बीच में आइए ना, बीच में। हाँ बीच में। पीछे आइए, पीछे। लेकिन फिर मैं चलाऊंगा। अरे पीछे बैठिए ना। अब इनके ये समझ में नहीं आता कि ये अब किस गुट में जाकर के शामिल होंगे। ऐसा कोई गुट बचा नहीं है जिसमें परिवारवाद नहीं चलता। लेकिन इसके सारे रूमर्स को नीतीश कुमार के ऊपर ये पूरी मीडिया लगी हुई है। नोएडा में बैठे सारे एक्सपर्ट्स ये एनालिसिस कर रहे हैं कि नीतीश बाबू क्या करने वाले, इस पर भविष्यवाणी की जा रही है। हमको दिन रात यही हेडलाइन, क्योंकि मीडिया को मिल गया कंटेंट और हेडलाइन, इसी को दिन रात चलाने लग रहे हैं प्रोपेगेंडा के रूप। अब इसको वो आगे क्या एफर्ट करने वाले हैं, अपनी राजनीति कुछ लोग कहते हैं हवा के साथ में बदल जाते हैं। इस भाई साहब ने तो गजब ही कर दिया, इन्होंने ये पोस्ट किया है कि 5 साल के
पिछले 5 साल के अंदर नीतीश बाबू ने इतनी बार में सरकार बदल दी, वहीं पे रूबिका लियाकत ने भी 5 बार चैनल बदल दिए। तो ये दोनों को कंपेयर करने लग रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जबरदस्त वायरल होने लग रहा है ट्विटर पे एक बंदा जिसका नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ने चैलेंज है एकदम गारंटी, और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। जब बिहार की गवर्नमेंट ने उनको एनएसए लगाया था, तमिलनाडु के मजदूरों को, लेबर जो बिहार की काम करने जाती है, कि उनके ऊपर गलत वीडियो आरोप भड़काने की कोशिश की थी मनीष कश्यप ने। इस आरोप के जुर्म में मनीष कश्यप को कई महीने जेल के अंदर काटनी पड़ी। तो अब जेल के अंदर काटने के बाद में मनीष कश्यप ने जेल के दौरान ही ये अनाउंसमेंट किया था कि 180 दिन के अंदर बिहार की सरकार गिरा देंगे। बंदे में दम है, आप कुछ भी कह सकते हैं, अब बुराई करें अच्छाई करें, 180 दिन अभी भी पूरे नहीं हुए। सरकार आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बिहार के अंदर सरकार, और एक एजेंडा ये भी कहते हैं कि लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी खुद किसी के साथ में और दूसरे साथ में गठबंधन करके अपनी सरकार बनाएगी बिहार के अंदर नीतीश के साथ में। नीतीश नहीं चाहते तो वो गठबंधन तोड़ सकते हैं, कुछ भी वो आगे आने वाले वक्त बता ही देगा। दरअसल दूसरा केस आता है राहुल गांधी का। राहुल गांधी इस वक्त भारत न्याय जोड़ो यात्रा पर निकले हुए। भाई साहब, न्याय मतलब अन्याय हो गया इस देश में। न्यायपालिका की तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी न्याय करने वाले हैं। वो निकलते हैं और आसाम में एंट्री करते हैं भैया, वहाँ पे हेमंत बिस्वा उनको पकड़ लेते हैं। मतलब उनमें काफ़ी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। राहुल गांधी उनको सबसे भ्रष्ट सीएम बनाते हैं इस बारी वीडियो को चला करके। आरोप तो उन पर लगते हैं, इसकी सच्चाई क्या है मुझे भी नहीं पता, सर्च करा पता ही नहीं चलता। केसेस चल रहे हैं हेमंत बिस्वा पर भी, हेमंत बिस्वा शर्मा पर। हेमंत बिस्वा शर्मा की एक एक्टिविटी तो देखिए, देश के अंदर कोई भी घटना घटती है सबसे पहले उनका ट्वीट आता है। यानी कि आसाम के चीफ मिनिस्टर के ऊपर के पास में कोई काम नहीं है करने के लिए, वो पूरी राष्ट्रीय मीडिया को एक तरह से पूरे देश के अंदर कोई भी घटना होती है सबसे पहले कमेंट करने के लिए, कुटुक से बटन दबाने के लिए बैठे रहते हैं। बात तो सही है। अब इस तरह से दोनों तरफ से दोनों गुटों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहाँ पे राहुल गांधी के ऊपर में FIR दर्ज भी करवा दी है आसाम के DGP के द्वारा। उनका कहना है कि जो तय रूट था उस पर कांग्रेस के जो वॉलंटियर से कार्यकर्ता वो नहीं गए, दूसरी रूट से होकर के गए, इसीलिए उन पर FIR ठोक दी गई। बस गजब है, कुछ भी हो रहा है। दूसरी पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो है मराठा रिजर्वेशन को लेकर के। दरअसल मराठा कम्युनिटी से एक आदमी है जिनका नाम है मनोज जरांगे, कई सालों से कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं एकनाथ शिंदे के खिलाफ में। दरअसल जो हॉर्स राइडिंग हुई थी, जो MLA को खरीदा गया था, महाराष्ट्र के अंदर भी ये ऐसी भूचा लाई थी उद्धव ठाकरे की सरकार को। किस तरह से BJP के ने उनके MLA को खरीद करके एकनाथ शिंदे को अलग शिवसेना के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर भी काफ़ी भूचाल होने के बाद में सरकार स्थित हुई। लेकिन भाई साहब ने, इन बंदे ने, मनोज जरांगे ने एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया। ये डिमांड करने लगते हैं कि मराठा कम्युनिटी को आरक्षण और बढ़ा दिया जाए। जो मराठा कम्युनिटी के अंदर कुनबी ट्राइब है उसको भी OBC आरक्षण के अंदर जोड़ दिया जाए। दरअसल पिछली बार भी सरकार ने यही प्रयास किए थे, जब शायद ये 2021 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो आरक्षण वाले कोटे को इसको रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि जो आरक्षण की सीमा है उसको 50% की सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने लोकसभा के इलेक्शंस को देखते हुए इनकी मांग को मान लिया है, क्योंकि 48 सीटें लोकसभा की महाराष्ट्र के अंदर आती हैं और मराठा कम्युनिटी की एक अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर इनके खिलाफ में काम करने लगती है तो सारे नाराज हो जाएंगे, और नाराज होते ही इनका काम फेल हो सकता है। इसलिए ये सब हुआ है। हम अपनी वीडियो के अंदर दूसरे सेक्शन पे रुक करते हैं पॉलिसी गोल के अंदर। मतलब गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी बनाई है यार, देश के अंदर ये भी हो रहा है, इनको भी देख लो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है, कहीं आपको भी तो लाभ मिल जाए, इसका मिलना चाहिए, सही बात है। लेकिन इससे आप अवेयर होंगे, मीडिया से जुड़ेंगे, इस वीडियो को जब भी देखेंगे अच्छी तरह से, तभी आपको पता चलेगा कि देश के अंदर ये भी होने लग रहा है, लेकिन मीडिया का फोकस इन पर कम ही रहता है। तो ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कहा है गवर्नमेंट से कि जो इदाते कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जो DNTs मतलब जो ऐसी जनजाति भारत देश के अंदर, आपने कई सारे ऐसे लोग देखेंगे, ऐसे कभी हैं छोटे मोटे लोग जो अपने रोजगार के अवसर को देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं, अपनी एक फिक्स जगह पर नहीं रहते, कभी यहाँ बंजारे, मेनली इनको बंजारे कहते हैं, और कई सारी अन्य राज्यों के अंदर ऐसी जनजातियाँ होती हैं। तो जो ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कहा है कि 2014 में वीका राम के गाइडेंस में ये समिति बनाई गई थी, जो इदाते कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, इसके उन्होंने कहा था कि जो ऐसी ट्रैप्स हैं उनके लिए
सरकार को ये अपने राज्य स्तर पे इस सूची बनानी होगी, राज्य स्तर पे सूची बना करके, और जो ये चेक करने आपको पड़ेगा जो DNTs के अंदर जो जनजातियाँ हैं उनको आरक्षण OBC और SC के अंदर मिल रहा है या नहीं। इन जातियों के पास में न तो इनके जो DNTs वाली ट्रैप्स होती हैं, इनकी कई सारी समस्याएं होती हैं, जैसे एक जगह पर फिक्स नहीं रहते, इसलिए इनको गवर्नमेंट की कोई भी कल्याणकारी नीति का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। आखिर ये भी तो एक हिस्सा ही है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इनका भी तो विकास होना जरूरी है ना। दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो है मातृभाषा। दरअसल जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने हर एक स्टेट को ये आदेश दिए हैं कि वो अपनी मातृभाषा के अंदर पढ़ाई के अंदर जो भी कंटेंट उपलब्ध होता है उस मातृभाषा के अंदर कंटेंट उपलब्ध कराएं। ये भी एक भाषा है जो विलुप्त हो गई, केवल इस भाषा को बोलने वाले केवल 2 ही लोग बचे हैं। ऐसे भविष्य में आने वाली भारत की जो मेन भाषाएं कम से कम 121 भाषाएं पाई जाती हैं भारत के अंदर, लेकिन ऐसी हर एक भाषा के अंदर उसके जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको अपनी भाषा के अंदर ही जो कंटेंट मिल जाए, जो पढ़ाई की सामग्री मिल जाए, तो वो दूसरी भाषा को क्यों प्रेफर करे। अब आप कहेंगे कि मातृभाषा में पढ़ाई करने के कई फायदे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मातृभाषा में पढ़ाई करने से एक तो बच्चा अच्छी तरह से समझ पाता है उन कंसेप्ट को, और समझने के अलावा उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बेटर अच्छी तरह से विकसित होती है। तीसरी सबसे बड़ी इसके अंदर खबर आई है वो है बायोफ्यूल को लेकर। आई कि एक रिपोर्ट को देखा है तो उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर लीटर 2023 से 2028 तक बायोफ्यूल का निर्माण होने वाला है। दरअसल सबसे ज़्यादा बायोफ्यूल का निर्माण किया जाता है वो ब्राज़ील, इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि बायोफ्यूल होता क्या है। दरअसल बायोफ्यूल एक तरह से कचरे जो फसल के वेस्ट बचता है, जो फसल के अंदर जैसे हम धान को काट लेते हैं वो पेड़ी बचती है, और कई सारी गन्ने के अंदर जूस निकालने के बाद में उसका जो बुरादा बचता है, और कई सारी ऐसी फसल होती हैं उनका वेस्ट बचता है। और म्यूनसिपैलिटी जो नगर निगम के अंदर जो सॉलिड चीज़ें हैं, जो ठोस अवस्था में कचरे के रूप में बनाई गई चीज़ें, उनसे बायोफ्यूल बनाया जाता है। उनको सड़ा गला करके गैस निकाली जाती है, उसी को बायोफ्यूल कहते हैं। इस बायोफ्यूल को पेट्रोल और डीजल में मिला करके हमारी गाड़ियों के अंदर डाल दिया जाता है, और इससे होता फ़ायदा ये है सरकार को कि जो पेट्रोल और डीजल को हम बाहर से खरीदने पड़ते हैं तेज़ी रेटों पर, दूसरे देशों पर भारत के अंदर भंडार नहीं है, दूसरे देशों से हम पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, और इससे आसानी ये होगी गवर्नमेंट दूसरे देशों से नहीं खरीदेगी, अपने देश के अंदर इसकी मिलावट करके कम से कम पेट्रोल खरीद। भारत ने इसके लिए कई सारे गोवर्धन योजना, जिसमें 500 न्यू बायोगैस के प्लांट लगाए जाने हैं, समर्थ स्कीम, सतत स्कीम, जिसके अंदर 5000 बायो CNG प्लांट लगाए जाने हैं 2023 से 24। लेकिन योजना आपके ग्राउंड लेवल पे आए तभी तो, योजना कागज के अंदर दबी रह जाती है, वो नीचे तक आ नहीं पाती है। इसका जवाब कौन मारेगा? जनता। लेकिन जनता किस चीज में है? पूरी बाजी को पलट दिया जाए, ये हुनर अमित शाह से सीखिए। जी हाँ, उप कप्तानी पारी आज खेली है उन्होंने। आज शाह ने अपनी पारी के दौरान जबरदस्त बैटिंग की, मणिपुर हिंसा पर स्ट्रेट शॉट खेला, सरकार के विकास के एजेंडे वाला शॉट मारा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सरकार की उपलब्धि हो, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर, नक्सलवाद, विपक्षी गठबंधन, न्यूज क्लिक, चीन, विपक्षी टीम के हर गेंद पर अपना शॉट जबरदस्त लगाते हुए अमित शाह। समझ रहे हो आप? देख रहा है ना लोग। में चौथी सबसे बड़ी है वो है सैरोगेसी। सेंटर ने हर स्टेट से डेटा मांगा है कि उनके अंदर कितनी सैरोगेसी के इस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सैरोगेसी क्या होती है। सैरोगेसी के अंदर ये होता है कि अगर कोई माँ, अगर कोई कपल्स, अगर कोई पति पत्नी की जोड़ी है, वो किसी भी बच्चे को पैदा करने में असमर्थ है, तो अपने जीन्स को लैब्स के अंदर असिमुलेट करते हैं, एक दूसरे को मिलवा करके लैब्स के अंदर उनको मिला करके दूसरे के गर्भ में रख दिया जाता है। उसको कहते हैं सैरोगेसी मदर। यानी कि बच्चा किसी और का दूसरी लेडी के पेट में पलता है, उसको सैरोगेट मदर कहते हैं। सेंटर ने इस चीज़ के अंदर काफ़ी धांधली वाली हो रही है, ब्लैक हो रहे हैं। कई सारी लेडीज़ को इसके नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल वाले पैसा ऐड थे। मतलब सैरोगेट मदर की जो अपनी कोख देने के लिए तैयार है, उसको वो अपनी कोख बार बार देने की वजह से उसको कई सारी घातक बीमारियां हो सकती हैं। सेंटर ने इसके लिए कई सारी गाइडलाइंस बनाई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सैरोगेसी मदर बनना है तो वो केवल जीवन में एक बार इस प्रैक्टिस को कर सकती है, और उसके पहले से बच्चा होना चाहिए, और उसकी सहमति के बिना उसकी कुछ नहीं कर सकते, उसको दोनों पहले सहमति ली जाएगी। पांचवी सबसे बड़ी इसके अंदर खबर आई है वो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है कि भारत के हर घर पे कम से कम 1 करोड़ लोगों के घर पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यानी कि हम जो लाइट की इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं ना, उसके लिए
सोलर पैनल आपकी छत पे गवर्नमेंट लगा करके देगी। तो इसको सुनते ही मेरे पड़ोसी इस तरह से बाजा, आप देख सकते हैं इसकी खुशी। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे और अपने नज़दीकी साइबर कैफे से ये जानकारी ले सकते हैं कि इस योजना का लाभ आपको कैसे मिल सकता है। 1 करोड़ एक बड़ी संख्या हो सकती है। आप भी अगर इस वीडियो को देख करके इसके बारे में अवेयर होते हैं तो आपके घर पे भी गवर्नमेंट सोलर पैनल लगा करके। तीसरा पिलर सबसे बड़ा हमारा इस वीडियो के अंदर आता है, वो है पब्लिक मूड। पब्लिक मूड के अंदर जो वीडियो सबसे बड़ी आती है वो मीरा रोड के अंदर वायलेंस हो जाता है। दरअसल मीरा रोड मुंबई के अंदर स्थित एक रोड इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, आप यूँ कह सकते हैं। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर होने वाली थी 22 तारीख को, तो उससे एक दिन पहले 21 की तारीख को यहाँ पे हिंसा भड़क जाती है। दरअसल आरोप ये था कि यहाँ पे जो बजरंग दल, RSS और कुछ हिंदू दल के नेता लेकर यहाँ पे जय श्री राम की एक रैली निकालते हैं, जय श्री राम के नारों के साथ। दरअसल इसी के अंदर जो मुसलमान है वहाँ पे एक लेडी आती है, उनके साथ में कोई मतलब ऐसी छेड़छाड़ हो जाती है, उसको शायद वो लेडी गिर जाती है, ऐसे इस तरह से बताया जा रहा है। लेडी के गिरने से ही मुस्लिम जो लोग थे वो भड़क जाते हैं और उन पे ये आरोप लगाते हैं कि आप मुस्लिम बाहुल्य के अंदर ये रैली क्यों निकालने आए हैं। तो इसी को लेकर के वो कहते हैं कि हम अपने देश के अंदर रैली भी नहीं निकाल सकते, इसलिए दोनों समूह के अंदर काफ़ी हिंसा होती है और कई दिनों तक ये हिंसा जारी रहती है। अब यहाँ पे एकनाथ शिंदे सरकार ने ये तत्काल डिसीजन लिया कि जो भी मुसलमानों के इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं रोड के इलाकों पे, जो भी एनक्रोचमेंट हुआ है उसको बुलडोजर चला दिया जाता है। मतलब एकनाथ शिंदे भी नेक्स्ट योगी बनने वाले हैं, यानी कि बुलडोजर जस्टिस होने लग रहा था महाराष्ट्र के अंदर। सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। लेकिन जो उपद्रवी है, जो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, इन दोनों लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप दोनों तो निकल जाते हैं बहती गंगा में हाथ धो करके, पब्लिक को भड़का करके, लेकिन नुकसान ऐसे लोगों का होता है। इनका गुजारा चल रहा था, रोजी रोटी आ रही थी, उनको इलीगली उनको बिना नोटिस दिए बुलडोजर चला दिया जाता है। उस परिवार पे, एक परिवार का खर्चा चल रहा था, उसकी आय का स्रोत था, वो उजाड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको धर्म की कट्टरता, देखो आप चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, धर्म की कट्टरता दोनों के लिए खतरनाक। एक खबर आती है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो एसपी लीडर है यूपी से। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरह से जोकिंग पार्ट बन गए। इन्होंने राम मंदिर पर एक गलत कमेंट दिया कि ऐसे पत्थर को जिंदा कर सकते हैं, तो मुद्दे को मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा उसको। तो इसी के अंदर मेरे नज़दीक आगरा के अंदर इनके एक बजरंग दल के हिंदू कुछ लोगों ने मिलकर के इनका इस तरह से एक पोस्टर बना करके चूड़ी बूढ़ी फैला करके ये ऐसे नारे लगाए। मतलब यार उनको भी कुछ भी करना है, कहीं पे अपनी टांग जरूर लड़ानी। तीसरी सेगमेंट में सबसे बड़ी खबर आती है वो साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका ये जो इजराइल और गाजा के अंदर वॉर चल रहा है ना, साउथ अफ्रीका कहता है हमको नेक्स्ट डॉन बनना है, इसके अंदर हमको भी मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा, साउथ अफ्रीका को ऐसा लग रहा मज़ा नहीं आ रहा। तो वो इस केस को लेकर के गाजा के अंदर ये कहते हुए कि इजराइल गाजा के अंदर लोगों को मार रहा है, बेरहमी से जिनोसाइड कर रहा है उनको। तो इस केस को लेकर के भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग के नीदरलैंड के अंदर केस दायर करते थे। इस और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो साउथ अफ्रीका के फेवर में इंटरनेशनल कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं वो फैसला भी सुनाती है। इजराइल को इमीडिएट को मतलब इस चीज़ को लगाम लगाने की ये बोलते हैं। दरअसल आपको एक गुपचुप बात भी बता दूं कि साउथ अफ्रीका चाइना के प्रति में नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेते हुए चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका का अलाई इजराइल और इंडिया का अलाई इजराइल इस तरह से करे, और जो चाइना अपने डोमिनेंस मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बढ़ाता जा रहा है उस इलाके में, मिडिल ईस्ट के अंदर, तो उसने शायद साउथ अफ्रीका को एक मुखौटा बनाया हो सकता है। ये इंटरनेशनल रिलेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़ा ही जटिल मुद्दे होते हैं, सब सारे अपने फेवर में विकेट खेलने लगे हुए। इसी में सबसे बड़ी खबर ये है इसी क्रम में कि जो इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा है, काफ़ी भारी संख्या पर तबाही मची हुई है। इसी क्रम में इजराइल के अंदर पड़ी गई है भैया लेबर मजदूरों की कमी। उन्होंने कहा है कि हम भारत से 1 लाख मजदूर मंगाएंगे। ऐसे ही ये खबर जैसे मीडिया में आई तो जो बिहार के आप हरियाणा का एग्जाम्पल लो, हर एक स्टेट पे गवर्नमेंट ये बांट दिया है कि इतनी इतनी वैकेंसी आपको दे देंगे। तो हरियाणा का मुझे एग्जाम्पल मिला, तो हरियाणा के अंदर 10,000 वैकेंसी हैं जो इजराइल जाने वाले लोग हैं, उनको 1,37,000 रुपये लगेगा। देख रहे हो ना कितना मोटा रुपये मिल रहा है 1 महीने के।
लेकिन भाई साहब इसमें काफ़ी रिस्क भी है। अपने दूसरे युद्धग्रस्त क्षेत्र में जाना, वहाँ काम करना, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। आपने एक मूवी आई थी शाहरुख खान की डंकी, उसके अंदर बाहर आते हैं उनको उन्हीं को पता रहता है यातनाएं झेलनी पड़ती हैं जब जाकर के दूसरे मुल्क में। न अपनी जान की कोई परवाह रहती है, न कोई कानून रहता है आपके फेवर में, लेकिन आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हरियाणा के लोग ये कहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, इसलिए हम अपनी जान पे खेल करके भी कुछ भी करने को तैयार हैं, केवल हमको पैसा चाहिए। लोगों की मजदूरों को कैसे एक राज्य बेचता है, ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि अपनी जान से पैसा बड़ा होता है, इससे क्या बड़ा हो सकता है। अंदर चौथे सेगमेंट के अंदर आएंगे प्ले गेम के अंदर। दरअसल इंडिया के अंदर 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये पूरी वीडियो है तो आप सुन लीजिए। दरअसल जो चीफ गेस्ट आए इंडिया के 75वें गणतंत्र दिवस पे वो थे इमैनुअल मैक्रोन। मतलब भैया उन्हें मेरे को ऐसा हुआ, सुबह पूछा कि भैया कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हो, मैंने कहा मुझे नहीं पता। और मैंने कहा गिन लो 1950 में गिन हो, नहीं तुमको पता होना चाहिए, आपको कोई पूछे तो पता देना कि 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में मनाया गया। दरअसल चीफ गेस्ट रहे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन आते हैं, जयपुर में लैंड करते हैं, आमिर फोर्ट देखते हैं। उस वक्त में नरेंद्र मोदी हमारे पास में यूपी के अंदर बुलंदशहर के अंदर भाषण देने लग रहे थे, इलेक्शन रैली को संबोधित कर रहे थे। जब शाम को नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं जयपुर आमिर फोर्ट के अंदर, तो एक शो निकालते हैं, एक दुकान पर जाते हैं और यूपीआई का प्रमोशन करते हैं। मतलब किस तरह से भीम यूपीआई का नरेंद्र मोदी प्रमोशन करते हैं, चाय पी करके पैसा डालते हैं। नरेंद्र मोदी से मार्केटिंग सीखनी चाहिए। दरअसल इस वीक में 26 जनवरी को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था फाइट। ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण और जोवर जो मेन एक्टर हैं, जिसको डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म को डायरेक्ट किया है। इसके अंदर स्टोरी ये थी कि सेना की एक टुकड़ी पर हमला होता है, जिसके बदले लेने के लिए इसकी जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स को दी जाती है। इंडियन एयरफोर्स को बदला लेने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये इंडियन एयरफोर्स की फिर जाता है किस तरह से प्लेन उड़ाए जाते हैं, विमानों को किस तरह से टेक ऑफ किया जाता है, ऑपरेशन को किस तरह से सक्सेसफुल रन ऑफ किया, और इससे भी ज़्यादा रोमांस। जैसा बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर एक चीज़ बन गया है, रोमांस के बिना बॉलीवुड की फिल्म चलती नहीं। मतलब काफ़ी अच्छे वॉल्ड सीन दिखाए गए हैं, वॉर एक्शन मूवी है, उसके अंदर फाइटिंग वाइटिंग भी और काफ़ी बड़ा, जिसके लोगों के रिव्यू इस प्रकार के रहे। कुछ लोगों ने कहा कि बॉलीवुड के पास में वही घिटी पिटी सी स्क्रिप्ट है इसकी वॉर मूवी। मतलब आपको और कोई दुश्मन नहीं मिलता, केवल एक देश को छोड़ करके उसी को बार बार हर मूवी में टारगेट करते हैं। वो लोग भी परेशान हो गए, मतलब नया दुश्मन ढूंढ लो यार। आपको इस मूवी को देख के कुछ लोगों के रिएक्शन ये थे कि ये वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट है, वही रोमांस है, वही पुराने वाले सस्ते डायलॉग बना करके कॉपी पेस्ट करती है। स्टार दे करके दैनिक भास्कर की जर्नलिस्ट ने ये कहा कि ये मूवी पठान से अच्छी है। मतलब यार कुछ भी पठान से अच्छी है, फाइटर मूवी। इसका कलेक्शन बताएगा पठान से अच्छी है या नहीं। अगर आपको झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। अरे मैं तो इसी को ढूंढ रहा था। आपको कैसा लगा ये हमारा संडे का समाचार, ये प्रोग्राम हमने चलाया है, आप कमेंट पर तो बता ही सकते हैं। आपकी एक कमेंट हमको एक आगे के लिए उत्साह देगा, ये देगा कि आगे नेक्स्ट प्रोग्राम को आगे रिकॉर्ड करेंगे तो आपके कमेंट्स के ऊपर ही, क्योंकि जब तक रेस्पॉन्स नहीं आएगा, जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको पसंद नहीं आएगा प्रोग्राम, तो बंद ही करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।